भारत एक ऐसा देश है जिसे कि विकासशील देश माना जाता है और पूरी दुनिया में आज स्वामी विवेकानंद जी को याद किया जा रहा है। और ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सुपर सांसद की जिन्हें सुपर सांसद इसलिए माना जा रहा है क्योंकि देश में उन्होंने न केवल कोरोना काल जैसी विपरीत हालातों में अपनी जो भूमिका तय की है वो सीधे तौर पर एक जनसेवक की भूमिका उभरती नजर आती है, और साथ ही साथ जनता की सेवा की सच्ची भावना को कैसे विपरीत हालातों में भी क्रियान्वित किया जा सकता है यह साबित किया है इंदौर यानी कि मिनी मुंबई के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री शंकर लालवानी जी ने। इसीलिए आज हमने सुपर सांसद के तौर पर पुकार रहे हैं। और हाल ही में आईआईएम इंदौर के प्रोफेसर की एक रिसर्च में भी इस बात को पूरी तरह से मोहर लग गई है कि इंदौर के सांसद पूरे देश में अव्वल रहे हैं, नंबर 1 रहे हैं। आपकी मुलाकात कराएंगे इंदौर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री शंकर लालवानी जी से। लालवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आपके बिजी शेड्यूल में से जो है आपने एमपी न्यूज के दर्शकों के लिए वक्त निकाला है। जी धन्यवाद। जाहिर सी बात है, चेहरे पर सदा मुस्कान है, सदैव वो जनता के लिए सहजता से उपलब्ध भी हैं, और जब बात आती है वैश्विक महामारी कोरोना की तो सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। क्या जनता के घरों तक राशन पहुंचाना हो, कैसे जनता की सेहत का ख्याल रखना हो, या फिर विपरीत स्थितियों में क्राइसिस कमेटी की कमान संभालनी हो, ये यदि आपको सब कुछ सीखना है तो आप इंदौर सांसद शंकर लालवानी जी से मुलाकात कर सकते हैं। और गुजरात यूनिवर्सिटी के तमगे के बाद जब आईआईएम इंदौर ने इस पर मोहर लगा दी तो यह साबित हो गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस शुचिता वाली सियासत की बात करते हैं उस सियासत को यहां पर साक्षात करते हैं इंदौर के सांसद। सांसद जी, ये सब कुछ कैसे संभव हो पाया? और आपके पास कोई बड़ा तजुर्बा भी नहीं था संसदी का या कहा जाए सांसद होने का, लेकिन आपने ऐसा एक नायाब उदाहरण या एक आइडियल एग्जाम्पल स्टैब्लिश कर दिया जो कि आज पूरे देश में एक केस स्टडी के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, जब ये कोविड शुरुआत हुई थी उस समय बजट का सेशन दिल्ली में चल रहा था। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने सांसदों की बैठक जो ली थी उसमें एक बात कही थी कि आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण समय है और इस चुनौती में अवसर भी बहुत सारे मिलेंगे काम करने के। क्योंकि नया नया सांसद था, मैं उस समय सोच रहा था कि किस प्रकार की चुनौतियां रहेगी और किस प्रकार के अवसर रहेंगे। लेकिन मुझे ध्यान है कि जिस दिन पहला लॉकडाउन रहा था और उसी दिन मैं इंदौर में सोशल मीडिया पे मेरा जो नंबर है वो और मेरे साथियों का नंबर हमने वायरल करा था। और हमने क्या था, लॉकडाउन के दौरान अगर किसी को किसी प्रकार की कोई सहायता की आवश्यकता है या मदद की आवश्यकता है तो आप तुरंत कॉल करें। और मुझे ध्यान है कि उस दिन के बाद जब लॉकडाउन बढ़ता गया वो नंबर इतने वायरल हो गए, और ख़ास करके पहला नंबर मेरा मोबाइल नंबर था जो मैं वापरता हूँ, आज तक वापरते आ रहा हूँ पिछले कई वर्षों से। वो नंबर वैसे भी जनता के पास था। वो नंबर पे इतने कॉल आने लग गए कॉल वेटिंग में कि उस नंबर को, मेरे मोबाइल को कॉल सेंटर में हमने तब्दील करा। और कॉल सेंटर में क्योंकि धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ा, लोगों की समस्याएँ बढ़ी, अलग अलग समस्याएँ थी। तो लॉकडाउन के शुरुआती दौर में जैसे जैसे इंदौर की स्थिति आप खुद ही जानते हैं, देश में चुनिंदा शहरों में टॉप 3 में थे हम। जिस प्रकार से पेशेंट बढ़ रहे थे, पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही थी, बहुत ही विचित्र स्थिति थी और हम सब उसको जूझ रहे थे और लोगों को भी समस्या थी। तो हमने उस कॉल सेंटर को 5 लाइनों में अलग अलग डाला। और चूँकि शुरुआती दौर में हमारे जो ऐसे वर्ग है जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनके लिए रोजी रोटी की समस्या थी, तो हमने राशन की व्यवस्था कराई। कहीं कहीं गैस चूल्हा नहीं था तो हमने तैयार भोजन की व्यवस्था कराई। और धीरे धीरे जब हम इसको देख रहे थे कि लॉकडाउन बढ़ता जा रहा था तो लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप डिमांड भी बढ़ रही थी, लोगों को, अच्छे मध्यम वर्गीय लोगों को भी राशन और भोजन की आवश्यकता पड़ रही थी। तो किचन हम जो 1 शुरू करा था वो 11 तक पहुंच गए। अलग अलग क्षेत्रों में किचन थे, अलग अलग टीमें काम कर रही थी। हमारा कॉल सेंटर पे जैसे जिसका नंबर है कि हमको भोजन की आवश्यकता है तो वो क्षेत्र के जो हमारे कार्यकर्ता थे उनके तुरंत कॉल सेंटर से उनका नंबर और डिटेल पहुँच जाती थी, और वो आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के बीच में वहाँ हम भोजन पहुँचाने के लिए प्रयास करते थे। और लगभग अधिकांश जगह हमने भोजन पहुँचाया, यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में भी पहुँचाया। तो राशन था, भोजन था, और ट्रांसपोर्टेशन को भी थी बात। बहुत सारे लोग बाहर, इंदौर के बाहर फंसे हुए थे, वो यहाँ आना चाहते थे।
यहाँ कुछ लोग थे जो वहाँ जाना चाहते थे, खास करके बच्चे जो थे वो यहाँ एजुकेशन के लिए आए थे, वो घर जाना चाहते थे। उनके परिवार वाले चिंतित थे इंदौर की इस हालात को देखते हुए, तो उनके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, आने जाने को लेकर एक हमने टीम बनाई थी, वो काम कर रही थी। इसके अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण थी, रोगियों को लेकर, बीमारियों को लेकर, हमने देखा उस समय जो अगर कोई एक मोहल्ले में एक कोई पॉजिटिव आता था तो पूरा मोहल्ला सील करते थे। घर वाले तो वहाँ झाँकते भी नहीं थे, आसपास वाले भी नहीं जाते थे। उस स्थिति में उस व्यक्ति को किस प्रकार की मेडिकल सुविधा की आवश्यकता है वो बहुत महत्वपूर्ण था। हमने देखा कि जिस प्रकार हॉस्पिटल में धीरे धीरे हॉस्पिटल की जो कैपेसिटी थी उसमें पेशेंट बढ़ते जा रहे थे। हमने ये भी करा कि हॉस्पिटल को सेग्रीगेट करा। देश में पहली बार हमने जो कोविड के पेशेंट थे उनको रेड में रखा, जिनकी जांचें चल रही थी, सस्पेक्टेड थे, उनको येलो में रखा, और जिनको अन्य बीमारी थे, जिनको डिलीवरी या हार्ट की है, उनको येलो में रखा, ग्रीन में रखा। तो जैसे पेशेंट की आइसोलेशन में होम आइसोलेशन हमने बनाया था कि उनको घर में ही ठीक किया जाए, उसके लिए डॉक्टरों की टीम बनाई थी, और हम कंट्रोल रूम बनाया था। मैं खुद सप्ताह में 3 बार उस कंट्रोल में जाता था, लोगों से वीडियो कॉल में बात करता था। हमारे वहाँ जो ड्यूटी डॉक्टर थे उनसे बात करते थे कि आपको दवाई की ज़रूरत तो नहीं है, आपके ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन लेवल कितना है, आपकी कोई और कोई परेशानी तो नहीं है। तो उसके माध्यम से जो लोड हमारे हॉस्पिटल में था वो कम हुआ, होम आइसोलेशन में गए। और उसके बाद हमने जब पेशेंटों की जो संख्या थी उसमें किस प्रकार का पेशेंट है पहले वो जानकारी निकालते थे। कोई किस क्षेत्र में रहता है, उसके पास में कोई हॉस्पिटल है, अब उस पेशेंट की हालत क्या है, उसका ऑक्सीजन लेवल कितना है, उसको बीपी, शुगर, हार्ट की बीमारी तो नहीं है। क्योंकि अगर ऐसे पेशेंटों को हम सीधे आईसीयू में भेजते थे, क्योंकि हमको लगता था कि अगर इनका ऑक्सीजन लेवल एकदम कम हुआ तो उनको बाईपैक या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पहले ही ध्यान देते थे उसके पैरामीटर। हम डॉक्टर तो नहीं थे, लेकिन ये जो प्राइमरी जानकारी इकट्ठी करके उसको किस हॉस्पिटल में पहुँचाना। फिर हमने देखा हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस के घंटों तक इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि जो शासकीय एम्बुलेंस थी वो 24 घंटे काम कर रही थी, वहाँ ड्राइवर नहीं मिल रहे थे। हमने सोशल मीडिया पे निवेदन डाला कि अगर कोई सेवा देना चाहे ड्राइवर की तो दे सकता है। हमने ड्राइवर मंगाए। हमने सामाजिक संगठनों की यहाँ जो एम्बुलेंस बंद पड़ी थी उनको निवेदन किया कि आप ड्राइवर को बुला के वो एम्बुलेंस दें। तो उनको घर तक से हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए भी हमें एम्बुलेंस के लिए आवश्यकता पड़ी थी। पर एक वाक़या ऐसा भी हुआ कि जब घंटों तक किसी हॉस्पिटल में शव इसलिए पड़ा रहा कि वहाँ शववाहन उनको नहीं मिला। आपको ध्यान है उस समय लॉकडाउन में शव यात्रा निकलती नहीं थी, तो हॉस्पिटल से जो प्रोटोकॉल था कि हॉस्पिटल के लोग ही वहाँ पहुँचाएंगे, तो घंटों तक जब शव पड़ा रहता तो बहुत ही विचित्र स्थिति होती है परिवार के लिए भी। तो हमने लोगों से निवेदन किया कि अगर आपके शववाहन हो आप अपने ड्राइवर सहित दीजिए। मुझे इस बात की खुशी है कि इंदौर के लोगों ने एम्बुलेंस दी, शव वाहन दिए। हमने वो शव वाहन दाह संस्कार जो हो सकता है प्रोटोकॉल में वो सब किए। और वहाँ जो रामबाग हमारा शमशान घाट था या दूसरा जो शमशान घाट था, वहाँ वो कर्मचारियों को भी मैं इस अवसर पर याद करूँगा कि उन्होंने उस विषम परिस्थितियों में भी काम किया और दाह संस्कार किया। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इसमें लगे हुए थे, उनको मोटिवेशन करना था। कभी कभी घरों से जब हॉस्पिटल में पेशेंट जाता था तो वो घर वालों से संपर्क में नहीं रहता था, घर वाले अलग चिंतित, पेशेंट अलग चिंतित। तो हमने वहाँ मोबाइल की और फ़ोन की व्यवस्था की थी ताकि जो पेशेंट है कम से कम एक बार व्हाट्सएप कॉल पे अपने घर वालों को देख ले, बातचीत कर ले, तो मोरल बूस्टअप होता है। ऐसे समय जब बीमार आदमी रहता है, जब इतने सारे आईसीयू में लोगों को देखता है या हॉस्पिटल में देखता है तो वो घबरा जाता है। तो कम से कम उनके परिवार वालों को जब वो मिलता है, बात करता है, तो परिवार वाले भी सुखद महसूस करते हैं और वो भी पेशेंट। तो इस प्रकार का ऐसे भी वाक्य मैंने देखे। उस समय हमने नर्सों का एक परिवार के माँ और पति पत्नी दोनों हॉस्पिटल में थे। अब दोनों अलग अलग कमरे में थे। पति का निधन हो गया, हमने पत्नी को नहीं बताया। मैंने नर्स को बोला इनको तब तक नहीं बताना जब तक वो पूरी ठीक नहीं हो। यहाँ उसके छोटे बच्चे थे, वो पूना में अटक गए थे, पूना से हम इंदौर लाए, उनका दाह संस्कार करा। उनकी माँ को तब तक नहीं बताया जब तक वो पूरी ठीक नहीं हुई। उनकी देखभाल के लिए हमने नर्सों को स्पेशल व्यवस्था की। तो नर्सें उनको बोलती थी बिल्कुल बाबूजी ठीक है, आप चिंता मत करो। जब आखिरी में वो ठीक हो गई तब जाके उनको बताया। तो ऐसे विचित्र उस समय बहुत सारे हमने वाक्य देखे जो जीवन में हमने कभी सोचा भी नहीं था, देखा भी नहीं था। और ये तभी संभव हुआ जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं एक प्रधान सेवक हूँ। तो शंकर लालवानी तो एक बहुत छोटा सेवक है, उसने सेवक के रूप में काम किया।
ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि इंदौर के पास न केवल एक सुपर सांसद है, बल्कि एक ऐसे कोरोना वॉरियर हैं, कोरोना फाइटर हैं, जिन्होंने वाकई में फाइटर की भूमिका निभाई है। वो वक्त जब पूरा देश, या कहा जा सकता है हर बाशिंदा अपने घरों की चारदीवारी में कैद था, जब इंदौर के सांसद सड़कों पर थे, मैदान में थे, अस्पतालों तक पहुंच रहे थे। क्या यहाँ पर सीधे तौर पर बात की जाए तो पीपीई किट पहनकर जो है लगातार दौरा कर रहे थे, मरीजों की हौसला अफजाई कर रहे थे, स्वास्थ्य सुविधाओं में कैसे बेहतरी लाई जाए, ये तमाम कवायदों में जुटे थे इंदौर के सम्मानीय सांसद श्री शंकर लालवानी। मेरे इस वक्त रोंगटे खड़े हैं, क्योंकि जो पूरी कहानी उन्होंने इस कोरोना काल की सुनाई है, ये वाकई में हिला देने वाली है, दर्दनाक है, डरा देने वाली है। क्या शंकर लालवानी जी, आपको कभी डर लगा? क्योंकि कोरोना एक ऐसा वायरस जिससे पूरी दुनिया डर गई। क्या इंदौर के सांसद को भी कभी डर लगा कि उनका भी परिवार है? क्या कभी कोई ऐसा मोड़ आया जब आपको लगा कि मेरा भी परिवार है, यदि आपको वायरस ने छू लिया या किसी जनता की सेवा के दौरान यदि आप संक्रमित हो गए तो इसका खामियाजा पूरे परिवार को उठाना पड़ सकता था? देखिए, ये जो अवसर था, ये बहुत ऐसा अवसर था कि जीवन में हमने कभी देखा न था। और हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में ऐसा देखने को मिले भी नहीं। लेकिन इतना जरूर था कि एक सेवक के रूप में जो सेवा कार्य इस दौरान करेंगे, फिर कभी जीवन में ऐसा मौका नहीं आएगा। जितनी सेवा हम कर सकते उतनी करना चाहिए, मेरे मन में प्रण था। और मेरे ही नहीं, पूरी टीम को जब हम रात को बैठ के बात करते थे, वीडियो कॉल पे बात करते थे पूरे ग्रुप के साथ व्हाट्सएप पे, तो हम उनको यही कहते थे। कभी कभी उनके परिवार में पॉजिटिव आ जाते थे, पूरी टीम के घर वाले उनको बोलते थे आप बाहर मत निकलो, ऐसी स्थिति है। उस समय तो बहुत ही डरावना स्थिति थी, एक कोई आसपास वाला आ जाता था तो पूरा गली मोहल्ला। लेकिन उनको मैंने कहा जीवन में, जीवन कितने क्षण का ये हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर जो जीवन में आपने ये क्षण अगर सेवा के लिए, तो आपके आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी, वो आपको मन में संतुष्टि होगी मैंने सेवा के कार्य किए। तो उस समय सब एक जुनून था काम करने का, और उस जुनून ही हमें यहाँ तक ले आया। मुझे ध्यान है उस समय मेडिकल की हमारे सुविधा ज़्यादा नहीं थी। मेडिकल कॉलेज में 30-40 सैंपल हुआ करते थे। अब उस समय जो स्थितियाँ थी उसमें हमको जिस प्रकार से पेशेंटों की संख्या बढ़ रही थी, मरीजों की, हमको ये ट्रेस करना था कि जो व्यक्ति पॉजिटिव आया वो कितने लोगों से मिला है, और उन लोगों से कॉन्टैक्ट हिस्ट्री क्या है, और उन लोगों से संपर्क करना, उनकी टेस्ट करना। तो मुझे ध्यान है एक समय ऐसा भी आया था कि हमें 2000 से ज़्यादा सैंपल 2 दिन के हो गए थे, और उनको टेस्टिंग कराना जरूर था। हमारी लैब की कैपेसिटी 30-40 से ज़्यादा नहीं थी शुरुआती दौर में। मैंने बाहर भेजने के लिए प्रयास किया, लेकिन उस दिन लॉकडाउन में गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, कैसे ले जाएँ, क्योंकि जो सैंपल रहते हैं वो कोल्ड उस चेन में जाते हैं, तो उसको कैसे पहुँचाया जाए। मैंने उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि हमें तुरंत पहुँचाने, और 2 दिन हो गए, इससे 1 दिन भी ज़्यादा करेंगे तो हमारे 2000 सैंपल की टेस्टिंग नहीं होगी। पर ये जो 2000 लोग हैं, इसमें अगर कोई भी पॉजिटिव रहेगा, वो किसी से मिला तो वो सैकड़ों लोगों को परेशान करेगा। तो ये हमारी टेस्टिंग जरूरी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने अपना प्लेन भेजा। हमने इंदौर में उन प्लेन की कुर्सियाँ खोली और उसको लोडिंग, जैसे कार्गो रहता है, कार्गो प्लेन बना के हमने सैंपल उस समय भेजे, 2 बार भेजे, 1 बार भी नहीं। तो जो हमारा बैकलॉग था सैंपल टेस्टिंग है, वो हमने बाद वहाँ भेजा। हमने धीरे धीरे यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ाई। फिर हमको लगा जितने ज़्यादा लोगों की हम टेस्ट करेंगे उतने ज़्यादा ट्रेसिंग कर पाएंगे, उसको ज़्यादा कैच कर पाएंगे कि जो लोग इंदौर में हैं, वो घूम रहे हैं या घरों में हैं, वो कोई पॉजिटिव तो नहीं है। तो हमने टेस्टिंग सैम्पलिंग की संख्या बढ़ाई, और निश्चित तौर पर जब सैम्पलिंग की संख्या बढ़ाई तो टेस्टिंग की संख्या बढ़ानी पड़ी, किट बुलाने पड़े। तो ये कोऑर्डिनेशन था, जनता की समस्या प्रशासन के साथ, प्रशासन की कुछ बात हो सरकार के साथ, सरकार की कुछ केंद्र सरकार से बात हो, चाहे हमने प्राइवेट लेबों को परमिशन दिलाई, किट की जरूरत पड़ी या लैब की कैपेसिटी बढ़ाने की थी, तो केंद्र सरकार के पास। तो एक समन्वयक के रूप में जो भूमिका अदा करने का मौका मिला, और वो मैंने प्रयास किया कि वो समन्वयक की भूमिका में अच्छी तरह निभा पाऊँ। अब सेतु तो बने, लेकिन क्या कोई ऐसा मंजर आया जब खौफनाक आपको लगा पूरा मंजर, क्योंकि पूरा शहर जो है वो अपने घरों में कैद था? क्या कभी डर लगा? डर लगा। डर मेरे को व्यक्तिगत नहीं लगा, मेरे को डर शहर का था कि शुरुआती दौर में हमारे पास किट नहीं थे, किट आए तो टेस्टिंग की कैपेसिटी नहीं थी। हमने टेस्टिंग की धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाई, तो जिस प्रकार से नंबर बढ़ रहे थे उनको हॉस्पिटल में पहुंचाने की व्यवस्था धीरे धीरे हमने एक कठोर निर्णय लिया। प्राइवेट हॉस्पिटलों को कोविड में कन्वर्ट किया, उनकी कैपेसिटी तय करवाई। डॉक्टर का मोरल बूस्ट करने के लिए हमने प्राइवेट डॉक्टर की एक नहीं लगातार कई मीटिंगें की, क्योंकि शासकीय हॉस्पिटल में तो डॉक्टर काम कर रहे थे, लेकिन हमको आवश्यकता थी प्राइवेट डॉक्टरों की भी। हमने उनके साथ बैठे, उनका मोरल बूस्टअप करने के लिए, क्योंकि वो भी डरे हुए थे, तो वो भी इंसान है, वो डरे हुए थे। हमने जो
पैरामेडिकल स्टाफ है उनको बूस्टअप करने के लिए उनके बीच में जाते थे, नहीं हम भी आपके साथ हैं, नर्सें हैं, वो वार्ड बॉय है, जो सफाई करने वाला। आप एक देखिए कि एक दिन अगर हॉस्पिटल के वार्ड बॉय नहीं आया, सफाई नहीं करे, तो उस वार्ड बॉय की, उस हॉस्पिटल की क्या स्थिति हो जाए। तो उनका भी मोरल बूस्टअप करना था, उनके लिए जो जो हो सकता था हमने करा। हमने डॉक्टर घर नहीं जाए क्योंकि डर सबको था कि कोई पॉजिटिव नहीं जाए तो उसके घर वाले बच्चे हैं। हमने यहाँ होटल वालों की मीटिंग ली कि आपकी होटलें दे दो। इंदौर के सभी होटल वालों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, गार्डन वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, धर्मशाला वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी धर्मशाला होटल गार्डन दिए कि आप इनको रोकिए। हमने वहाँ रोका, भोजन की व्यवस्था सामाजिक संगठनों को बोली कि आप इनको भोजन करवाइए। बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने होटल में भोजन भेजा। बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे पुलिस वाले, बहुत सारे नगर निगम कर्मचारी वो घर ही नहीं गए, वो इन होटलों में, धर्मशालाओं में रहते थे। तो ये इंदौर का जज्बा है, सबने मिलकर लड़ी। और उस समय वाकई में एक डर था कि हम इस स्थिति को कैसे सुधारें, नहीं तो भयानक स्थिति हो गई थी और भयानक हो जाती अगर इन स्थिति को नहीं सुधारते। पर ये इंदौर के सभी लोग थे और सबने मिलकर जब काम किया, एक कोऑर्डिनेशन के रूप में मुझे भूमिका निभाने का मौका मिला। हमने सबको साथ में लेके काम किया और इंदौर आज बेहतर स्थिति में। संजय जी, आपकी ये पूरी जो सक्सेस स्टोरी है, जिस तरह से आज आप पूरे देश में नंबर 1 साबित हुए हैं, सबसे आगे रहे हैं सेवा के मामले में, कोरोना काल जैसे विपरीत हालातों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वो कौन सी बात थी जो आपको बार बार लगती थी कि ये आपके जुनून में इजाफा करती है, आपको एक आदर्श रास्ते पर चलने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए जो है एक जज्बा, एक जुनून, एक शक्ति देती है? किस तरह से आप अपनी सक्सेस स्टोरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के योगदान को देखते हैं? देखिए, उनकी 2 बातें मुझे हमेशा ध्यान में रहती थी। एक तो आपदा में अवसर, और वो अवसर हमने देखे और काम किया। एक सबसे बड़ी बात थी चुनौतियाँ थी, चुनौतियों में अवसर थे और हमने उस चुनौतियों के अवसर में काम करने का प्रयास किया। और दूसरी, एक सेवक के रूप में, वो जब अपने आप को प्रधान सेवक मानते हैं तो हम तो बहुत छोटे सेवक हैं। तो एक सेवक की क्या भूमिका रहती है, हम जनता के सेवक हैं, जनता ने हमको जनप्रतिनिधि चुना है, सेवा करने का संकल्प हमने लिया। तो ये 2 चीज़ें थी, एक जनता के सेवक और दूसरा आपदा में अवसर काम करने के। ये दोनों चीज़ों आगे ले गई और हमने काम किया। चलिए, बड़ी बात है। हम यहाँ पर सुपर सांसद कह रहे थे, लेकिन मेरा यहाँ पर दिल कहता है कि सुपर सेवक इंदौर को मिला है, जो कि शंकर लालवानी के व्यक्तित्व के तौर पर 24 घंटे 7 दिन जनता की सेवा न केवल करते हैं, बल्कि कोरोना काल जैसे विपरीत हालातों में भी एक नायक बनकर उभरते हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि भारतीय प्रबंधन संस्थान ने इस पूरे रिसर्च पेपर में इस बात पर मोहर लगा दी है। और अब पूरे देश में यदि किसी सांसद की सबसे ज्यादा चर्चा है, लोकप्रियता जिसकी देखी जा रही है, वो है इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, जो कि नंबर 1 सांसद कहे जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गुड लिस्ट में शामिल हो गए हैं। सांसद जी, क्या लगता है, जब जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो सिक्के के 2 पहलू होते हैं, प्रशंसा भी होती है, आलोचना भी होती है। प्रशंसकों को तो आप साधुवाद देते हैं, लेकिन आलोचकों को कहाँ, यहाँ पर कितना क्रेडिट देते हैं आप? नहीं, मैं आलोचकों को भी उतना ही क्रेडिट दूंगा क्योंकि हम उनसे कुछ सीखते हैं। अगर कोई आलोचना करता है तो कुछ हमें कमी होगी तो उसकी आलोचना करता है। आलोचना सिर्फ विपक्ष में होने के कारण करता है वो नहीं, अगर कोई वास्तव में हमें कुछ कमी है, अगर कुछ बोलता है कि ये सुधार होना चाहिए, तो हम शिरोधार लेते हैं और प्रयास करते हैं। और जहाँ तक सकारात्मक भूमिका की बात है, वो मोटिवेशन करती है हमारे काम को और आगे ले जाने के लिए। हमको लगता है कि और आगे काम करें, क्योंकि जवाबदारी हमारे ऊपर, जनता का आशीर्वाद, प्यार और विश्वास हमारे ऊपर है, तो निश्चित तौर पे हमको और मोटिवेट करती है कि हम और ज़्यादा काम करें और ज़्यादा सेवा करें। ये बड़ी सोच का परिचायक है, बड़प्पन भी है यहाँ पर इंदौर के सांसद लालवानी जी के पास। शायद यही वजह है कि उनके जो तमाम आलोचक हैं वो चारों खाने चित नजर आते हैं। लालवानी जी, आपके पास कौन सा फॉर्मूला है? आप इंजीनियर भी बन जाते हैं, आपके पास एक विजन है विकास का, आप जनता के नायक भी बन जाते हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी के बाद इंदौर IIM में भी नंबर 1, स्वच्छता का मामला हो तो सुबह सुबह 5 बजे सूरज की पहली किरणों के साथ झाड़ू लगाते नजर आते हैं, स्वच्छता के सिपाहियों के सम्मान की बात हो तो सबसे पहले आगे खड़े हो जाते हैं, जनता के घर राशन पहुंचाना हो तो खुद गाड़ी में लेकर पहुंच जाते हैं। कैसे कर पाते हैं और इतनी प्रेरणा आखिर आपको कहां से मिलती है? देखिए, प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार हम देखते हैं कि लगातार 18 से 20 घंटे तक वो प्रतिदिन काम करते हैं और उन्होंने देश को ही नहीं पूरी दुनिया को नेतृत्व दिया है। तो प्रेरणा के केंद्र हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार काम करते रहते हैं। और एक ये महाअहिल्या की नगरी, इन महाअहिल्या की नगरी में माता अहिल्या जी ने जिस प्रकार सुशासन की बात कही थी, तो निश्चित रूप से हमें भी एक फर्ज इस नगर के प्रतिनिधि होने के नाते लगता है कि हम भी सुशासन की बात करें, अच्छे शासन की बात करें और जनता के सेवक के रूप में काम करें। बड़ी बात है, यहाँ पर दूरदृष्टि और पक्का इरादा नजर आता है इंदौर के सांसद जी के नजरिए में। सांसद जी, ऐसा कहा जा रहा है, राजनीतिक तौर पर इस बात की चर्चा है कि इस कोरोना काल ने
इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी, जो कि कभी किसी जमाने में निगम के सभापति हुआ करते थे, कभी इंदौर विकास प्राधिकरण की दो जो है यहाँ पर बड़ी बम्पर पारियां खेल चुके हैं, राजनीतिक तौर पर एक मंजे हुए महारथी के तौर पर न केवल उभरे बल्कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की आंखों के तारे भी बन गए। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, सकारात्मक एक पॉजिटिव सोच के साथ अगर हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पे लोग भी आगे लेंगे और जो नेतृत्व है वो भी आगे बढ़ाता है। तो मेरा यही विजन है कि हम सकारात्मक राजनीति के साथ भूमिका निभाएं और जो अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये अवसर जीवन में हमेशा नहीं आते, बार बार नहीं आते, और संगठन ने, पार्टी ने और जनता ने ये मौका दिया है काम करने का। उस मौके पे खरे उतरना ये अब हमारी जवाबदारी है। तो मैं प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस समय जनता की सेवा कर सकूँ। यही एक ध्येय वाक्य लेके मैं आगे बढ़ता हूँ। हमने ऐसा सुना है कि मध्य प्रदेश में तो जब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बात होती है और इंदौर का नाता आता है तो ताई और भाई का ही किस्सा सुनाई देता है, लेकिन आपने तो ताई और भाई दोनों को ही पीछे छोड़ दिया। अभी तो केवल साईं के ही चर्चे हैं और कहा जा रहा है कि साईं तो अब देश के नंबर 1 सांसद भी हैं, जनता के सच्चे सेवक भी हैं। क्या वाकई में इस बातों में सच्चाई है? देखिए, आदरणीय ताई जी, आदरणीय कैलाश जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और मेरा ये सौभाग्य है कि दोनों के साथ काम करने का मौका मिला है। उनके जो बताए हुए मार्ग है उस पर हम चल रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार की उनकी कार्य पद्धति है उसको लेके हम चल रहे हैं और मैंने बहुत कुछ सीखा है आदरणीय ताई जी से भी और आदरणीय कैलाश जी से भी। तो जो सीखा है उस प्रयास कर रहे हैं वो वैसा काम करने का। अच्छा, ये बताइए कि आपने हाल ही में इंदौर एयरपोर्ट को जो है इंटरनेशनल वैल्यू दिला दी, इंटरनेशनल कार्गो की शुरुआत कर दी, इंदौर की जनता को बहुप्रतीक्षित पिपलियाहाना ब्रिज की जो है सौगात दे दी, विकास का मास्टर प्लान आप खींचने जा रहे हैं, इंदौर का डेवलपमेंट प्लान आप तय कर रहे हैं। आने वाले कई पीढ़ियों को कैसे आप जो है विकास से जोड़ पा रहे हैं? और ये दूरदृष्टि क्या आपका जो बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से आता है उसके जरिए आपको मिल रही है, या ये जो स्वप्रेरणा है ये जनता की सेवा के तौर पर परिलक्षित होती है? देखिए, इंदौर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। अगर सामान्य तौर पे देखें, अन्य शहरों की ग्रोथ, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट 20-22-24% के आसपास रहती है सामान्य तौर पे। इंदौर में पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट 40% से भी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इंदौर में लोग जुड़ रहे हैं, आना चाहते हैं, क्योंकि साफ़ सुथरा शहर है, 4 बार लगातार स्वच्छता में 1 नंबर आया और यहाँ की आबोहवा अच्छी है। एक सांस्कृतिक और धार्मिक और सामाजिक नगरी है, तो सबको लगता है जो इंदौर में आता है वो इंदौर का हो जाता है। अब जब इंदौर तेज़ी से बढ़ रहा है, बड़ा शहर बन रहा है, मेट्रोपॉलिटन शहर बन रहा है, तो उसकी आवश्यकता भी है। उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमको काम करना है। तो आने वाले दिनों में माननीय मोदी जी ने कहा था कि हमारा हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में बैठे। वो ध्येय वाक्य मुझे ध्यान में था कि हमारा आम व्यक्ति हवाई जहाज की यात्रा करे, उसके लिए क्या आवश्यक है। तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में फ़्लाइट बढ़ाना और उसके साथ साथ हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंदौर को ले जाना, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्गो शुरू करना था। ये दोनों ही इसी वर्ष, पिछले वर्ष एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय बना और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय कार्गो बनाया। इस कार्गो बनने से यहाँ से एक्सपोर्टरों को और इम्पोर्टरों को इतना फ़ायदा होगा कि अभी वो बड़े शहरों में जाके अपना सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, वहाँ जाके कस्टम से डील करते थे कि हमारा ये कुछ समस्या हो जाती थी तो उनका सामान वहाँ से वापस आता था। अब यहाँ पर हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि वो इंदौर एयरपोर्ट पे कस्टम पे अपना सामान दे सकते हैं। और यहाँ भी कस्टम की इतनी अच्छी व्यवस्था मैं खुद देख के ऑनलाइन पहली बार कस्टम के अधिकारी एक्सपोर्टरों और इम्पोर्टरों से मिलने मेरे साथ उनके यहाँ गए। कभी ऐसा नहीं था सरकार के कस्टम के अधिकारी एक्सपोर्टरों या इम्पोर्टर से मिले हुए। हमने क्या एक वातावरण अच्छा डेवलप करना है इंदौर में कि कस्टम की किसी भी समस्या का निदान वहीं होगा, आप आइए एक्सपोर्ट करिए। माननीय मोदी जी जो आत्मनिर्भर भारत की जो बात कर रहे हैं उसमें सब मिल के काम कर रहे हैं, एयरपोर्ट के कार्गो वाले, कस्टम वाले, हम एक वातावरण बना रहे हैं कि एक्सपोर्ट यहाँ से हो। और एक्सपोर्ट के साथ साथ यहाँ पर जो किसान है, मैंने किसानों की बैठक ली थी। उस किसानों की बैठक में मैंने उनको बताया था कि आपके फल, फूल, सब्जी, अनाज आप सीधे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि ये संभव है क्या? मैंने कहा बिल्कुल संभव है। हम सभी एयरपोर्ट के अधिकारियों को, कस्टम के अधिकारियों को एक किसानों के साथ बिठाया, पूरे दिन की वर्कशॉप की और वहाँ हमने बोला कि आप चाहें तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब मैंने उनको बोला कि हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आप एक्सपोर्ट का लाइसेंस आधे घंटे में ले सकते हैं,
तो एक किसान को उसमें से बीच में उठ के उनको लगा कि मजाक कर रहे हैं, बोले हम कैसे एक्सपोर्टर बन सकते हैं आधे घंटे में। हमने वहीं बताया कि आप किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मोदी जी की सरकार है, ऑनलाइन आप बन सकते हैं। 500 रुपये उन्होंने ऑनलाइन फ़ीस भरी, आधे घंटे के अंदर उनको सर्टिफिकेट मिल गया एक्सपोर्टर का, और किसान इतना खुश हो गया, उसको इतना अंदाज़ा नहीं था कि मैं 500 रुपये में आधे घंटे में एक्सपोर्टर का लाइसेंस मिल सकता है। और उन्होंने पूरे ग्रामीण क्षेत्र में इस बात को फैलाया कि यह है मोदी जी की सरकार, जहाँ ऑनलाइन सिस्टम, न एक चक्कर लगाना पड़े, न 1 रुपया देना पड़े, सीधे आपको एक्सपोर्ट का लाइसेंस। अब वो विचार कर रहे हैं, मैंने यंगस्टर को बुलाया था उनके, कि ऑनलाइन आप अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करें, और जो वहाँ जैसे यहाँ भिंडी 40 रुपये किलो है, दुबई में 400 रुपये किलो है, आप चाहो तो यहाँ से सीधे भेज सकते हो। अब तो यहाँ से माल बम्बई भी नहीं भेजना पड़ेगा, आप चाहो तो यहाँ से सीधे कार्गो भेज सकते हो। तो ये जो सुविधा है, ये वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की जो सुविधा है वो हम देने जा रहे हैं। तो ये इंदौर का सौभाग्य है कि जो जो आवश्यक है वो आने वाले दिनों में हम एक चीज़ और देने चाह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब। इंदौर देश का मध्य में है, और यहाँ कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया, कार्गो आ गया, रेल है, रोड की कनेक्टिविटी और शहर के मध्य, और यहाँ एम्प्लॉयमेंट अच्छा मिलता है। हमने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसका लॉजिस्टिक हब यहाँ बनाया जाए, ताकि यहाँ से पूरे देश में माल जाएगा और यहाँ से पूरे देश में माल आके एक्सपोर्ट होगा और इंपोर्ट होगा। तो ये एक जगह हमने चिन्हित की है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि उस जगह को आप अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब बनाएं, और मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दे दी है। आने वाले दिनों में इंदौर के लिए, देपालपुर के लिए अच्छी सुविधा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर फिर भी किसान नाराज क्यों हैं? देश की बॉर्डर पर, दिल्ली राजधानी की बॉर्डर पर जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ा है, और कृषि कानून जो कि आपकी सरकार ने बनाया उससे जो है फिलहाल उस पर रोक लगा दी है उसे लागू करने पर। देखिए, मैं पहले से ही दे रहा हूँ, और हमारी सरकार, हमारे मंत्री, पूरी सरकार कह रही है कि ये जो कानून है ये किसानों की दशा और दिशा सुधारने के लिए है, इसमें वो सब प्रोविज़न किए गए हैं। उसके बाद भी आपने देखा होगा, खास करके पंजाब या उसके आसपास के क्षेत्रों के किसान जो इस प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश में कहीं आंदोलन नहीं है, सब किसान समझ रहे हैं हम किसानों के बीच में जाते हैं। सिर्फ कुछ एक पंजाब और उसके आसपास के किसान हैं जो नाराज़ हैं, उन सरकार लगातार उनसे बात करी है, और कृषि मंत्री जी ने लगातार ये बात कही है कि अगर आपके पास कोई सुझाव हो, सरकार, केंद्र सरकार हमेशा की तैयारी, अगर सुधार के लिए और अच्छा किसानों के लिए क्या करते हैं, वो सरकार की इच्छा भी है, मंशा भी है कि किसानों के लिए अच्छा करें। उसके लिए क्या हो सकता है, वो सुधार क्या होना चाहिए वो बताइए, न कि इस कानून को रद्द करने के। मेरा ऐसा मानना है कानून अच्छे, अगर आपको लगता है इस कानून में ये सुधार होना चाहिए, आप सुझाव दीजिए, सरकार उस पर विचार करेगी। इस सुझाव होना चाहिए, न कि इस अड़ियल रवैया अपनाना चाहिए। अच्छा सांसद जी, ये बताइए कि इंदौर जो है एक बार नहीं 4-4 बार स्वच्छता के मामले में नंबर 1 रहा है, अब आप भी नंबर 1 हो गए हैं। आगे और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं और कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जो कि नंबर 1 होना बाकी हैं, या आपको लगता है कि इस मामले में भी आप इंदौर को नंबर 1 बनाकर ही छोड़ेंगे? देखिए, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं हमको काम करना है, और काम करने में यहाँ सब कुछ जो टीम है, चाहे जनप्रतिनिधि हो, प्रदेश के हमारा नेतृत्व हो, केंद्र का नेतृत्व हो, हमारे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हो, हमारी जनता हो, एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ती है। और इस अच्छे माहौल में हम सब मिलकर हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, खास करके हम रोजगार के क्षेत्र में हमने इंदौर के आसपास 5 क्लस्टर आइडेंटिफाई किए हैं, और इन 5 क्लस्टर मिलाकर लगभग 60,000 का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, ऐसा हमारा ऐसा मानना है। और उसके लिए ज़मीन चिन्हित की गई है, और हमारी इस क्लस्टर से जुड़े हुए लोगों से बातचीत भी चल रही है। सरकार पूरी मदद करेगी। हम चाहते हैं कि नए इंडस्ट्री वहाँ डेवलप हो, रोज़गार मिले लोगों को, और यहाँ तक कि रोज़गार के साथ साथ किस प्रकार हमारे युवाओं को, जो युवा आईटी के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, एक इंदौर आने वाले दिनों में आईटी का हब बेंगलोर और पूना के बाद बनने जा रहा है। हमने सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, हमारी भी मंशा है कि इंदौर आईटी का एक डेस्टिनेशन हो, क्योंकि बेंगलोर, हैदराबाद, पूना में अब लिविंग ऑफ स्टेशन बहुत महंगा हो गया, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड महंगा हो गया। तो हम चाहते हैं यहाँ बहुत सस्ता है, अच्छी सुविधा है, आबोहवा है, वातावरण अच्छा है, तो यहाँ पर एक आईटी का सेंटर बनना चाहिए। और आने वाले दिनों में हमने प्लान किया है कि सभी आईटी से जुड़े हुए लोग हैं उनकी एक बड़ी बैठक करने वाले हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस बैठक में रहेंगे। किस प्रकार एक रोड मैप बनाए कि इंदौर आईटी का हब बन सकता है, उसमें जो जो सुझाव आएंगे उसमें काम करने जा रहे हैं। तो एक एम्प्लॉयमेंट को लेकर, एक आईटी को लेकर,
और एक सामाजिक क्षेत्र में स्वच्छता में जैसे आपने कहा हम नंबर 1 4 बार हैं, 5वीं बार भी पूरे प्रयास कर रहे हैं। एक क्षेत्र और पहलू जुड़ा हुआ है, वो है अंगदान को लेकर। और अंगदान को लेकर सोटो जो भोपाल गया था, आपकी लड़ाई रंग लाई और आपने इंदौर को वापस की सौगात दिलाई। सबने मिलके करा, उसमें हम भी उस साथ में थे, तो सेतु की भूमिका निभाई और सोटो इंदौर मिल गया। लेकिन अंगदान में हमने बहुत काम अच्छा किया। पिछले कुछ कोविड के कारण रह गया था, पर हम कल भी पिछले दिनों भी अंगदान को लेकर एक बैठक थी, कल फिर हम बैठक कर रहे हैं और अंगदान को लेकर एक मास्टर प्लान बनाया है, जो कि अब मैं कल सभी पक्षों के साथ रखने वाला हूँ। मूल विषय ये है कि अभी तक कुछ लोग सामाजिक संगठन के लोग बहुत मेहनत करके खास करके 8 या 9 हॉस्पिटल्स में जुड़े हुए थे। हम चाह रहे हैं इंदौर के सभी हॉस्पिटल्स में जुड़ें, जहाँ जहाँ इस प्रकार के पेशेंट आते हैं जिनका ब्रेन डेथ हो जाता है, तो वो मेडिकली डेथ ही रहते हैं, लेकिन अंग उनके काम करते रहते हैं। वो अंग अगर किसी को दान किए जाते हैं तो उनका जीवन बच सकता है। तो इसमें लोगों की सहभागिता, हॉस्पिटलों के ICU के इंचार्ज और नर्सें रहती हैं उनकी सहभागिता, और जिनके परिवार में इस प्रकार की स्थितियाँ बनती उनकी सहभागिता, इस सबको लेके हम एक टीम बनाना चाहते हैं। इंदौर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामाजिक काम करते हैं अच्छे अच्छे, सिर्फ उनको कोऑर्डिनेशन करना है, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाने की तैयारी में है। और आने वाले दिनों में इंदौर अंगदान में देश में कैसे अग्रणी हो, वो हम प्रयास कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। सांसद जी, आपके पास नगर निगम की सरकार चलाने का एक बड़ा तजुर्बा भी है। आप नगर निगम के सभापति रहे, लिहाजा आपके पास वो अनुभव है कि नगर निगम की सरकार या शहर की सरकार कैसे चलाई जाती है। आपकी नज़र में आने वाले दिनों में नगर निगम के चुनाव बहुत करीब हैं, कैसा महापौर इंदौर के पास होना चाहिए? क्योंकि अब तो अनारक्षित है, तो ऐसे में कई सारे दावेदार हैं, कई सारे चेहरे हैं, और आप भी उनमें से एक माने जा रहे हैं कि आपके पास वो विजन है, वो दृष्टि है, और संघ और संगठन दोनों की पसंद भी है। क्या मानते हैं? देखिए, हमारी पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो इस महापौर के योग्य उम्मीदवार हैं। पार्टी उसके बारे में निर्णय लेगी, पर मेरा ऐसा मानना है कि इंदौर में भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनेगी और वो विजनरी महापौर बनेगा जो इंदौर को और आगे ले जाए। कैसा महापौर हो? युवा हो, अनुभवी हो, या फिर संगठन और संघ की पसंद हो? देखिए, जब हम इंदौर शहर की बात करते हैं तो सबका सामंजस्य समग्र इस बात को लेकर रहता है कि उनका विजन हो, युवा भी हो, हार्ड वर्किंग हो, शहर को जानता हो, शहर के लोगों के ऊपर उनको विश्वास हो, लोगों का उनके ऊपर हो, उनका शहर पे। तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए महापौर जो इस शहर को तेज़ी से आगे ले जाए। और मुझे लगता है संगठन जरूर विचार करेगा। यहाँ व्यक्ति अकेला काम नहीं करता है, सब मिलके काम करते हैं, एक टीम वर्क से काम होता है और सभी लोग मिलके काम करेंगे। मुझे लगता है आने वाले महापौर भारतीय जनता पार्टी का होगा और इंदौर तेजी से आगे बढ़ेगा। इंदौर सांसद जैसा होगा, तेजी से आगे बढ़ेगा। चलिए, बड़ी बात है। यहाँ पर राजनीति की बातों को बड़े सूझबूझ के साथ उसका उत्तर देते हैं। सांसद जी, बहुत सारा समय यूं तो हमने आपका ले लिया, लेकिन जाते जाते इंदौर के सांसद की दिल की बात क्या है, जो आपको लगता है कि आपके दिल की बात है, जनता के दिलों को छू जानी चाहिए? और जैसा मैंने कहा कि दूरदृष्टि और पक्का इरादा है, सुपर सेवक भी हैं, सुपर सांसद भी हैं, और अब तो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गुड लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं। ऐसे में कैसे इंदौर की जनता को साधुवाद देंगे और अपने दिल की बात मध्य प्रदेश की जनता तक, MP न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाएंगे? देखिए, इंदौर की जनता जो है बहुत ही सरल, सहज और ऐसी आत्मीय जनता है कि जब कुछ ठान लेती है तो वो करती है। और बहुत सारे ऐसे मैंने वाक्य देखे हैं, चाहे वो नर्मदा का आंदोलन से लेके अगर शुरुआत करें कि सब मिलके, इंदौर की तासीर ही ऐसी है कि आपदा हो या कोई अच्छा काम हो, सब मिलके करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस शहर को आगे ले जाना है, इस शहर को देश के टॉप 3 शहरों में ले जाना है। तो हम सब मिलके अगर काम लें, प्रण लें कि हम सब मिलके शहर को आगे ले जाने में जो जो अपना दायित्व निभा सकते हैं वो निभाएं, तो निश्चित तौर पे शहर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। ये शहर आगे बढ़ेगा, ये प्रदेश आगे बढ़ेगा, ये देश दुनिया में जो हमारा लक्ष्य है, हम जिस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इस राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने का, तो इस राष्ट्र को परम वैभव पहुंचाने में हम सब अपनी अपनी भूमिका अदा करें, यही निवेदन है सबसे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी जी, हम आपका करते हैं। आपको बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई भी देते हैं। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर एक पत्रकार होने के नाते ऐसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस सपनों के भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कहते हैं कि इंदौर उनके सपनों का, उनके अपनों का शहर है, उन्हीं तमाम सपनों को साकार करने के लिए इंदौर के सबसे अव्वल जनप्रतिनिधि यानी कि सांसद शंकर लालवानी ने साबित कर दिया है। यदि
ठोस इरादा हो और जनता की सेवा का दृढ़ संकल्प हो तो न केवल विपरीत हालातों में जनता की सेवा की जा सकती है, बल्कि जनसेवक के तौर पर एक नायक की भूमिका भी निभाई जा सकती है। और आईआईएम इंदौर की इस रिसर्च ने यह साफ कर दिया है कि सांसद हो तो इंदौर के सांसद जैसा, और नंबर 1 सांसद हो तो जरूर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी से कोई सीख सकता है। सांसद जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत सारी बातें आपने हमारे साथ साझा की, इंदौर से जुड़ी कई योजनाओं को कैसे आप मूर्त रूप देने वाले हैं, तमाम आपके वादों और इरादों को आपने हमारे साथ शेयर किया। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।